ओके। सो नोट तो सबने इंस्टॉल कर ही लिया था। ठीक है। हमको कुछ एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सो एक्सटेंशन में जाकर इंस्टॉल करना है कोड रनर। सर्च करोगे कोड रनर तो ऐसे डॉट रन वाला मिलेगा। ठीक है। क्रिएटर है इसका जान होगी। सो ये वाला कर लेना इंस्टॉल। ठीक है। स्क्रीन दिख ही रही है। एंड और क्या जरूरत है और तो किस चीज की जरूरत है। क्या लगता है उसके नाम से क्या होता होगा। वही होता है। सो डॉट जेएस की फाइल बनानी है हम लोगों को। ठीक है। सो पहले बनाते हैं बेसिक डॉट जेएस। किसी भी प्रोग्रामिंग में सबसे बेसिक जो चीजें होती है वो होती है इनपुट और आउटपुट। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे आउटपुट। उससे भी पहले हम एक चीज देखेंगे जो मैं बता भी चुका था। ठीक है। कि फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। कुछ फंक्शंस हमको बनाने होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है जब हम फंक्शन क्रिएट करना सीखेंगे। अभी कुछ फंक्शंस बने हुए हैं ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। तो उनको यूज करने का तरीका क्या होता है कि आप उस फंक्शन का एक नाम लिखोगे सबसे पहले तो जो भी नाम उसका होगा। ठीक है। उसके बाद हमेशा पैरेंथेसिस लगाना। ठीक है। और फ्यूचर में भी किसी भी चीज के किसी भी नाम के जस्ट आगे अगर तुमको पैरेंथेसिस दिख रहे हैं मतलब वो एक फंक्शन है वो समझ जाना तुम। ठीक है। और ऐसे फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल या फिर फंक्शन को यूज। ठीक है। एक और चीज मैंने बताई थी कुछ फंक्शन को आपको खाली छोड़ना है यहाँ पर। कुछ फंक्शन में आपको कुछ डेटा लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो किस में लिखना पड़ेगा किस में नहीं लिखना पड़ेगा ये मैं बता रहा हूँ। ओके। अब आउटपुट के लिए जो फंक्शन होता है उसका नाम क्या होता है। कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। सो कंसोल लिखना है डॉट लगा के लॉग लिखना है। ये पूरा फंक्शन का नाम है। ठीक है। ओके। देन इसके बाद पैरेंथेसिस लगाया तो पैरेंथेसिस लगाने से ये कॉल हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर एक डेटा पास करना होता है हमेशा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा। ठीक है। सो एक डेटा पास करना होता है। वही डेटा आपको कहाँ मिल जाता है आउटपुट में। ठीक है। हाफिज क्यों नहीं आया। पता करा करो कैसे दोस्त हो यार तुम? पता होना चाहिए। चल बाहर है। कल ही तो आया था। अभी बात चलाई। ओके। कंसोल डॉट लॉग। ठीक है यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। और वो कुछ भी क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। है ना। नहीं होगा सर स्ट्रिंग है ना। ठीक है। सो देखो क्या कुछ भी जावास्क्रिप्ट को पता होगा नहीं पता है। ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट में जब भी हम ऐसे नॉर्मली कुछ भी लिखते हैं ये सारी चीजें कमेंट है डबल स्लैश जिसके आगे वो कमेंट है। ठीक है। सो ये वाली लाइन में जावास्क्रिप्ट पूरी लाइन को रीड करेगा। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट कंसोल को रीड करेगा तो उसको पता है कंसोल क्या है। लॉग को रीड करेगा उसको वो भी पता है। ठीक है। बट ये जो कुछ भी हमने लिखा है ये उसको नहीं पता है। ठीक है। तो अगर ये उसको नहीं पता है तो यहाँ पर एरर आएगा। ठीक है। सो वो कोड रनर जो होता है उससे यहाँ पर ये प्ले वाला बटन आ जाता है इस पे क्लिक करोगे कोड रन हो जाएगा। मुझे क्या पता तुम्हारे लैपटॉप में है या नहीं। मेरे में तो था ही नहीं। वो नींद खुली नहीं है पूरी मुझे लगता है ना। ओके। सो देखो यहाँ पर एरर आ रहा है एरर भी पढ़ना मैंने सिखाया था। ठीक है। कि सबसे पहले फाइल का नाम होता है फाइल के नाम के बाद लाइन नंबर होता है। ठीक है। लाइन नंबर 8 पर एरर है। और 8 पर भी कहाँ पर एरर है कुछ पर एरर है क्योंकि वो बी तक गया ही नहीं। कुछ कुछ ही उसको समझ में नहीं आया तो बी पे तो क्या ही जाएगा। है ना। सो कुछ पे वो एरर दे रहा है कि मिसिंग ब्रैकेट आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है। तो बोल रहा है कि कुछ के बाद आपने ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि वो इतना ही पढ़ा उसने और उसने बोला कि इतने पे ही खत्म हो जाना चाहिए था क्योंकि बीच में स्पेस है। ठीक है। ओके। अगर मैं स्पेस फिर क्या एरर आ रहा है वो देखते हैं। तो लाइन नंबर 8 पर ही एरर है और पूरे कुछ भी पर एरर है। ठीक है। और एरर क्या है कुछ भी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं कुछ भी क्या है।
तो ऐसी चीजें जो हमको पता है कि हमको सिर्फ कॉपी पेस्ट करवानी है आउटपुट में, ठीक है, वैसी चीजों को हम लिखते हैं सिंगल कोट या डबल कोट में, ठीक है। सो इस पर मैं सिंगल कोट लगा दूंगा। जावास्क्रिप्ट में बहुत इजी होता है, मतलब VS कोड में बहुत इजी होता है। उस चीज को सिलेक्ट करो और सिंगल कोट पे क्लिक करोगे तो दोनों तरफ को लग जाएगा, ठीक है। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि इधर गए, पहले सिंगल कोट लगाया या डबल कोट लगाया, फिर इधर आए, फिर लगाया। ये करने की जरूरत नहीं, सिलेक्ट करो लगा दो, वो लग जाता है अपने आप, ठीक है। ब्रैकेट्स भी कभी लगाने होते हैं अगर, तो सिलेक्ट करके ब्रैकेट पे क्लिक करोगे दोनों तरफ लग जाएंगे, ठीक है। ओके। सो अब अगर मैं रन करूंगा तो कुछ भी एरर नहीं आएगा, और हमारा जो आउटपुट है वो हमको मिल जाएगा कुछ भी, क्योंकि इस चीज को अब कंपाइलर ने रीड नहीं करा है। उसने क्या करा है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें स्पेस भी दे सकता हूँ, क्योंकि पूरा ये सिंगल कोट से एक चीज स्टार्ट हो रही है और सिंगल कोट पे खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये पूरे को हम बोलते क्या है, स्ट्रिंग। जो भी ऐसा टेक्स्ट होता है जिसको हम सिंगल कोट या डबल कोट में लिखते हैं वो होता है स्ट्रिंग, ठीक है। वो एक डेटा है, और डेटा का, हर डेटा का एक टाइप होता है, तो उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। इसको ये क्यों नहीं जूम कर पा रहा यार? अच्छा वही ना, शक्तियां चली गई ना। जूम टर्मिनल, ठीक है। ओके, तो कुछ भी मिल गया हमको, है ना। अभी अगर मैं रन करूंगा तो स्पेस के साथ भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी, ठीक। मैं आउटपुट वाले टैब में स्विच कर लेता हूँ, उसमें तुमको ज्यादा अच्छे से आई थिंक सो समझ में आएगा। क्योंकि आउटपुट वाले टैब में भी अगर हमको आउटपुट मिलेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम टर्मिनल में इनपुट ले ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे नॉर्मली पाइथन में हम टर्मिनल में ही इनपुट ले लेते हैं, सी में भी हम ले लेते हैं, जावास्क्रिप्ट में नहीं ले सकते, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसमें आपको एक HTML का पेज बनाना पड़ेगा, ब्राउजर पे जाना पड़ेगा, वहां आप इनपुट ले सकते हैं यूजर से, यहाँ पर नहीं ले सकते, ठीक है। सो यहाँ पर तो फिर क्या कर सकते हैं, सिर्फ आउटपुट ही शो कर सकते हैं, इनपुट तो ले ही नहीं सकते। तो आउटपुट तो हमारा आउटपुट वाले टाइप में भी आ ही जाता है, ठीक है, तो हम वहीं पे ले लेंगे। सो अब अगर मैं रन करूंगा तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो रहा है, कुछ भी प्रिंट हो रहा है, थोड़ा अच्छा सा कलरफुल दिखता है, तो ठीक लगता है। और यहाँ पर इनपुट तो देना ही नहीं है, तो टर्मिनल में शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके। सो बट मुझे कल फिर शिफ्ट करना पड़ेगा पाइथन के लिए। सो कुछ भी लिखा, ठीक है, प्रिंट हो गया। एंड अगर मैंने यहाँ पर लिखा सोनल, है ना, सोनल ही नाम है ना, कंफ्यूजन रहता है तुम लोगों के नाम में। ये हमारे पास जानवी भी थी, ऑनलाइन है। खुशी भी है। अच्छा युवराज भी है। सो सौरभ हमने यहाँ पे लिखा, प्रिंट किया, प्रिंट हो गया। बट अगर मैं बिना कोड के लिखता तो क्या एरर आता, सिंटेक्स क्या आता, सोना इज नॉट डिफाइंड, सिंटेक्स, ठीक है। रेफरेंस एरर, सिंटेक्स तो सही है ना। पहले सिंटेक्स ही है, सिंटेक्स तो डॉट्स वगैरह वाला सब होता है, टेक्स्ट में प्रॉब्लम रेफरेंस आती है एरर ही आता है, रेफरेंस रेफरेंस ही आएगा। तो विश्वास ही नहीं है मुझ पे। इसके पहले टर्मिनल पे से सिंटेक्स एरर आया, वो तब आया था जब बीच में स्पेस थी। तो वो जो ब्रैकेट वाला था, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो सिंटेक्स में प्रॉब्लम है, ऐसा। शांति। एरर कहीं पर भी हो सेम ही आता है, अगर इधर रेफरेंस आ रहा है तो उधर भी रेफरेंस ही आएगा। ओके। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, कोट लगाने पड़ेंगे। हम डबल कोट भी लगा सकते हैं, से एक ही बात है, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो। कॉलन लगाना जरूरी, कॉलन जरूरी नहीं है। लगाओगे तब भी ठीक है, नहीं लगाओगे तब भी ठीक है, कंपलसरी नहीं है। लाइन को एंड करने के लिए रूल होता है लगाना चाहिए, बट नहीं भी लगाओगे तो चलता है। ओके। सो ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। नंबर्स डिफाइन होते हैं, तो नंबर्स को आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी नंबर। जैसे कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर मुझे लिखना है 123.4, तो ये मैं लिख सकता हूँ, ये वैलिड है, ठीक है। इसको कोट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको कोट में अगर लिख दोगे तो क्या आएगा, एरर आएगा क्या, वो स्ट्रिंग की तरह कैसे,
नहीं आएगा, ठीक है। बट ये एक नंबर नहीं रहेगा, फिर ये स्ट्रिंग बन जाएगा, मतलब ये टेक्स्ट बन जाएगा। अब ये क्योंकि टेक्स्ट बन चुका है, इसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक ओरिजिनल नंबर होगा बिना कोड के, तभी आप उसमें वो कर सकते हो। आउटपुट तो अभी तो सेम ही आएगा क्योंकि वो टेक्स्ट ही है ना, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। ओके, इतना क्लियर। इसके बाद इनपुट बताना चाहिए मुझे, मैं जब वैसे बता ही देता हूँ। तो फिर इनपुट आउटपुट ही फाइल बना लेते हैं, इनपुट डॉट जेएस बनाते हैं। अब हमको इनपुट लेना है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। इनपुट लेना है मतलब यूजर से इंटरेक्ट करना है, यूजर से वैल्यू लेनी है मतलब यूजर से इंटरेक्ट करना है, ठीक है। तो यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए, तीन फंक्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। पहला फंक्शन होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है। दूसरा होता है कंफर्म, थर्ड होता है अलर्ट। ये तीन फंक्शंस होते हैं यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। इनका बहुत ज्यादा यूज करते नहीं है, बट जब तक हम लोग फॉर्म को हैंडल करना नहीं सीखते तब तक हम इन्हीं का यूज करते हैं, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, एचटीएमएल में हमने फॉर्म पढ़ा हुआ है, इनपुट फील्ड्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो वहां पर इनपुट फील्ड्स बनाते हैं, उसमें कुछ भी लिखेंगे तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में वो आ जाएगा। बट अभी फिलहाल क्योंकि हम वो सब नहीं पढ़ रहे, तो अभी हम प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे, ठीक है। इसका यूज तब करते हैं जब यूजर से कोई भी वैल्यू लेनी, यूजर से कुछ एंटर करवाना हो, तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। कंफर्म का यूज तब करते हैं जब यूजर से कुछ कंफर्म करना हो, और कंफर्म हम हाँ या ना में कर सकते हैं, उसमें कोई यूजर से इंटर करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमेशा क्या देता है, बुलियन। बुलियन में क्या क्या होता है सोनल? ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो बुलियन होता है, बुलियन में दो ही वैल्यूज होती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू नहीं होती है कभी भी। तो कंफर्म हमेशा क्या रिटर्न करता है, एक बुलियन, ठीक है। और प्रॉम्प्ट हमेशा बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है स्ट्रिंग, ठीक है। हमेशा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता है। और अलर्ट कुछ भी रिटर्न नहीं करता, अलर्ट हमेशा अनडिफाइंड रिटर्न करता है, ठीक है। सो अलर्ट क्यों यूज करते हैं, सिर्फ यूजर को एक मैसेज शो करने के लिए। यूजर से ना यस नो लेना है, यूजर से ना कुछ एंटर करवाना है, कुछ नहीं, बस एक मैसेज शो करना है उसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूजर ने डिलीट बटन पे क्लिक करा, ठीक है। जब भी नॉर्मली हम डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं, एक कंफर्म करने के लिए एक पॉपअप आता है कि आपको रियली डिलीट करना है कि नहीं करना है ये। तो यस और नो का ऑप्शन होता है उसमें से। तो वो काम कौन करेगा, कंफर्म, ठीक है। कि आपने अगर ओके क्लिक करा तो ट्रू हो गया, ट्रू हो गया मतलब आप डिलीट करना चाहते हो। अगर आपने कैंसिल पे क्लिक करा मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब आप नहीं करना चाहते डिलीट, तो वो टास्क को हम वहां पे एंड कर देंगे, ठीक है। कंफर्म अगर आपने कर दिया और आपने ओके कर दिया, ठीक है, तो आपको ट्रू मिला, वो फाइल आपने डिलीट करवा दी। उसके बाद आपने एक अलर्ट शो कर दिया कि फाइल इज डिलीटेड। तो वो फाइल डिलीटेड बस एक मैसेज है यूजर के लिए, उसका वो कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। तो बस यूजर को एक मैसेज शो करवाने के लिए इसका यूज करते हैं, अलर्ट का, ठीक है। कंफर्म हमेशा एक बुलियन रिटर्न करता है, तो जब भी आपको एक बुलियन वैल्यू लेनी है कंफर्म का यूज करोगे। जब भी एक नॉर्मल वैल्यू यूजर से लेनी है तो प्रॉम्प्ट का यूज करो, ठीक है। प्रॉम्प्ट हमेशा स्ट्रिंग ही देगा। तो जब नंबर लेना होगा तब क्या करेंगे, या जब फ्लोट वैल्यू लेनी होगी तब क्या करेंगे? वैल्यू यूजर से लेनी है नंबर की भी, तो प्रॉम्प्ट ही एकमात्र फंक्शन है यूजर से वैल्यू लेने के लिए, ठीक है। सो वो तो स्ट्रिंग ही देगा ना, वो इंटीजर देगा ही नहीं। फिर क्या करेंगे, स्ट्रिंग में? अरे वही ना, कोट में नहीं चाहिए ना। कोट में ऐसा अगर 12 आ गया मेरे पास तो मैंने +12 करा, तो ये होगा ही नहीं ना। बट एज अगर मैं ले रहा हूँ यूजर से सपोज, या कोई भी नंबर ले रहा हूँ, तो मुझे उसमें करना पड़ेगा ना कभी तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो इसमें तो कर ही नहीं पाऊंगा, और प्रॉम्प्ट से तो ये मिलेगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगी, टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग जब भी इंटीजर में करनी होगी, मतलब जो भी स्ट्रिंग आ रही है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है पार्स इंट, वो फ्लोट में कन्वर्ट करना है,
तो पार्स फ्लोट। ठीक है, ये दो फंक्शन होते हैं टाइप कास्ट के, पार्स इंट और पार्स फ्लोट। मैं ऐसे कर देता हूँ, तुमको समझ में रहेगा कि फंक्शन है। ठीक है, इतना क्लियर। अब यूज करते हैं इसका। सो उसके पहले तो हमको वो पढ़ना पड़ेगा ना, वेरिएबल। वेरिएबल्स, अब देखो वेरिएबल क्या होता है। हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा कुछ भी लिखा मैंने, ठीक है। अब ये मैंने प्रिंट किया, क्या प्रिंट होगा? कुछ भी प्रिंट हो गया, है ना। अब ये जो एक वैल्यू है, ठीक है, ये मुझे बहुत बार यूज करनी है अपने प्रोग्राम में, ठीक है। एक बार यूज करनी होगी तो मैं कहीं ना कहीं पे लिख दूंगा, ठीक है। दो बार भी करनी होगी कर दूंगा, पांच बार भी करनी होगी कर दूंगा। बहुत बार अगर यूज करनी है तो ये बार बार ये लिखने का तो कोई फायदा नहीं है। मैं इस एक वैल्यू को एक नाम दे दूंगा, ठीक है। अब ये छोटी वैल्यू, बड़ी बड़ी वैल्यूज भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू को या किसी भी डेटा को एक नाम देने की प्रोसेस होती है वेरिएबल क्रिएट करना, ठीक है। सो वेरिएबल का सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले आपको वेरिएबल टाइप लिखना होता है, ठीक है। वेरिएबल टाइप लिखने के बाद स्पेस देनी है, देन लिखना है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम लिखने के बाद इक्वल टू लगाना है और फिर उसकी वैल्यू लिखनी है। लास्ट में सेमीकोलन लगाना है, लगा दो, नहीं लगाना है, ठीक है। ये सिंटेक्स होता है वेरिएबल क्रिएट करने का, ठीक है। अब हमको देखना पड़ेगा वेरिएबल टाइप, जो हम तीन देख भी चुके थे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? वेर, लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। तो वेरिएबल टाइप देख लेते हैं। तीन होते हैं ये भी, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। वेर की प्रॉपर्टी क्या होती है? हम्म, 8 15। क्या करना है ये बोलो ना। नहीं, पॉसिबल ही नहीं, लेट स्टार्ट हो गया। सो वेर, वेर की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपडेट कर सकते हैं उसका वेरिएबल और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट में क्या होता है? सिर्फ अपडेट होता है, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और कॉन्स्ट में दोनों ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या होता है? फिक्स होता है हमेशा, ठीक है। सो देखो, वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स क्या होता है? वेरिएबल टाइप। तो इन तीन में से कोई एक वेरिएबल टाइप आपको लिखना होगा, ठीक है। सो वेर लिखते हैं सबसे पहले, तो ये हो गया वेरिएबल टाइप। फिर क्या लिखना है? वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम के कुछ रूल्स बताए थे। फाइल का नाम का कुछ रूल बताया था, जो कि HTML में बताया था। क्या था? सलोनी है, वेरिएबल के नाम के रूल्स होते हैं कुछ। वो क्या होता है? फाइल का नाम के रूल। और क्या नहीं कर सकते वो बताओ। और कीवर्ड्स यूज नहीं कर, स्पेस, कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते और स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। तो मैं ऐसे अगर मुझे वेरिएबल बनाना है एज, तो मैं ऐसे वन एज नहीं रख सकता। कहाँ लिखा? मैं ऐसे वन एज नहीं लिख सकता, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। आप एज वन लिख सकते हो, मतलब बाद में नंबर डिजिट लगा सकते हो, आप स्टार्टिंग नहीं कर सकते एक नंबर से, ठीक है।
और मुझे सपोज स्टूडेंट की एज रखनी है, तो मैं ऐसे लिखूंगा स्टूडेंट एज। तो यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकता, ठीक है। या तो आप अंडरस्कोर लगा दो, बट जावास्क्रिप्ट में अंडरस्कोर यूज नहीं करते, पाइथन में ज्यादा अंडरस्कोर यूज करते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं वो बता दो। कर सकते हो, पॉसिबल है, बट करते नहीं है, ठीक है। करते क्या है जावास्क्रिप्ट में, कैसा करने पे, स्पेस देने पे, नंबर डालने पे, हाँ हाँ अंडरस्कोर लगा सकते हो अगर लगाना है, बट करते क्या है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल ए लिखो। हाँ, सो देखो करते क्या है, कैमल केस का यूज करता है, ठीक है। कैमल केस क्या होता है, जैसे अब स्पेस तो हो ही नहीं सकती है कहीं पर भी, है ना, ना फाइल के नाम में, ना वेरिएबल के नाम में, ना फंक्शन के नाम में, कहीं पर भी स्पेस नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है। बट नाम हमको बड़ा सा देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये चार वर्ड है, ठीक है। और ये मुझे एक फंक्शन का नाम रखना है, तो चारों के बीच में स्पेस तो दे नहीं सकता हूँ मैं, है ना। तो अगर मैं ऐसे चिपका के लिख दूंगा चारों, तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, फिर वो पढ़ना पड़ेगा काफी मुश्किल से, ठीक है। सो हम लोग करते क्या है, कैमल केस का यूज करते हैं। कैमल केस क्या होता है कि जो पहला वर्ड है वो पूरा स्मॉल लिख दो, ठीक है। सो गेट तो पूरा एज इट इज हमने लिख दिया है, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो बस, ठीक है। सो एलिमेंट, थर्ड वर्ड का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो बाय, और लास्ट का भी फर्स्ट लेटर, मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो अब वो क्लियरली दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैमल केस, और सबसे ज्यादा जावास्क्रिप्ट में यही यूज करते हैं। आप चाहो तो अंडरस्कोर भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई रोकेगा नहीं। बट जब आप गूगल पे कोड लिखे हुए देखोगे या किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में कोड लिखे हुए देखोगे, आपको कैमल केस ही मिलेगा। तो आदत उसी की डालते हैं, ठीक है। पाइथन में आपको कैमल केस नहीं दिखेगा, पाइथन में आपको अंडरस्कोर दिखेंगे, ठीक है। तो कर ये भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट करते नहीं है, कैमल केस यूज करते हैं सबसे ज्यादा। सर वो तो ठीक है, ये यूज करता हूँ, वैसे यूज भी करते हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि किसी भी नाम का स्टार्ट नंबर से क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर सकते सर इसको। कोई नंबर से फाइंड होते हैं, उससे बार बार यूज करोगे तो प्रॉब्लम। ये ले लो मेरी तरफ से भी। निशा मैंने लिखा है, निशा मैंने इसको ऐड और करने पे फंक्शन कॉल ही होता है। ओके, कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे। ओके, सो तुम लोगों ने अगर इधर ध्यान दिया या नहीं दिया, मैं अगर वेरिएबल टाइप भी मैंने लिखा है तो कैमल केस में ही लिखा है, ठीक है। फंक्शन भी अगर मैंने कहीं तो लिखा था, इधर लिखा था, तो सब कुछ कैमल केस में लिखता हूँ क्योंकि आदत ही वही पड़ी हुई। ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कैमल केस स्टूडेंट एज, ठीक है। अगर लिखना होता तो अभी हम एज ही रख रहे हैं। सो एज, एज की वैल्यू मुझे देनी है 12, तो मैंने 12 वैल्यू दे दी, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एज, क्या प्रिंट होगा, यार ये बार बार एक एक चीज ऑन करनी पड़ती है। रन कोड, रन कोड नाम से होता है ना, कंट्रोल ऐड प्लस। सर जो स्ट्रिंग कोड है, तो क्या वो सिर्फ जावा जावा स्क्रिप्ट के लिए, जावा स्क्रिप्ट के लिए ही है क्या एक्सटेंशन। अरे नहीं, सबके लिए होता है, तो पहले से होते हैं ना कोड रनर ना, सबके लिए होता है। पाइथन में भी वही काम करेगा, जावास्क्रिप्ट में भी वही काम करेगा, जावा में भी वही काम करेगा। ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और कोड हो गया एरर। 12 आ चुका है हमारे पास, ठीक है। ओके, इस 12 का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, चलो उस पर बाद में। अगर मैं यहाँ पर, मुझे अपडेट करना है, ठीक है, वैल्यू को मुझे अपडेट करना है, ठीक है। क्या स्ट्रिंग, इस वैल्यू को मुझे अपडेट करना है, ठीक है। सो अपडेट करने के लिए आपको फिर से वेरिएबल टाइप नहीं लिखना है, आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है और उसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। सो एज इक्वल टू 100, देन कंसोल डॉट लॉग एज। तो अब क्या प्रिंट होगा, और ऊपर क्या प्रिंट होगा, 12, है ना। तो इस लाइन में 12 प्रिंट होगा और इस लाइन में 100 प्रिंट होगा, क्योंकि वैल्यू अपडेट हो चुकी है बाद में। तो 12 एंड 100, ठीक है। तो अपडेट तो हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब हम अपडेट कर सकते हैं। रीडिक्लेरेशन का मतलब होता है उसी नाम से एक और वेरिएबल बनाना, ठीक है। तो रीडिक्लेयर करके देखते हैं।
सो रीडिक्लेयर मतलब फिर से वही प्रोसेस को फॉलो करना पूरी, ठीक है। सो वेर एज इक्वल टू 200, कंसोल डॉट लॉग एज। तो अब अगर मैंने रन किया तो हमको तीनों वैल्यूज मिल गई, मतलब रीडिक्लेरेशन भी अलाउड है वेर के अंदर, ठीक है। अब हमको रीडिक्लेयर नहीं करना होता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम एक ही नाम से एक से ज्यादा वेरिएबल्स बना दें जिनको मैनेज करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लेट का यूज करते हैं क्योंकि लेट सिर्फ वेरिएबल को अपडेट करने देता है, रीडिक्लेयर नहीं करने देता है, ठीक है। सो इसको करते हैं कमेंट। वेर की जगह पर कर देते हैं लेट। सो देखो, लेट से एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू हो जाएगी 12, उसको प्रिंट करा। लेट से जब भी वेरिएबल बनाते हैं अपडेट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अपडेट किया तो हमको 12 में मिल जाएगा, 100 में मिल जाएगा, ठीक है। 12 में मिला, 100 में मिला। बट अगर मैं जब रीडिक्लेयर करने जाऊंगा लेट से वेरिएबल को तो मुझे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो लेट जो है हमको रीडिक्लेयर नहीं करने देगा और हम भी यही चाहते हैं कि हम रीडिक्लेयर ना करें। तो अगर हम गलती से भी कर देंगे तो वो क्या दे देगा, एरर दे देगा, ठीक है। कि आइडेंटिफायर एज हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। 36 पे एरर है यहाँ पर कि आप पहले से उसको बना चुके हो, आप फिर से नहीं बना सकते, ठीक है। सो रीडिक्लेयर हम नहीं कर पा रहे। अब अगर मैं कॉन्स्ट की बात करूं, इसको कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आएगा कॉन्स्ट, ठीक है। कौन से वेरिएबल हम तब बनाएंगे जब उसकी वैल्यू हमको फिक्स करनी है, कि हमको पता है हम उसकी वैल्यू चेंज करने ही नहीं वाले, कभी भी अपडेट भी नहीं करने वाले, ठीक है। सो जब पहली बार वेरिएबल बनाओगे तब तो आपको वैल्यू मिल ही जाएगी, 12 मिल चुका है, ठीक है। 12 हमको मिल चुका है, बट जब हम अपडेट करने जाएंगे, अपडेट में तो सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखो और वैल्यू लिख दो, है ना। तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमको मिल जाएगा एरर, ठीक है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि आप एक कांस्टेंट वेरिएबल में असाइनमेंट नहीं लगा सकते। कौन सा असाइनमेंट, इक्वल टू। और अगर मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगा तब तो मैं वैल्यू कर ही नहीं सकता हूँ ट्रांसफर, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि आप इक्वल टू नहीं लगा सकते, मतलब आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब रीडिक्लेयर करके देखते हैं। तो रीडिक्लेयर में हमको फिर से कॉन्स्ट ही लिखना है। तो कॉन्स्ट एज हम ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं, हम फिर से बनाने का ट्राई कर रहे हैं जो कि ये हमको नहीं करने देगा। आइडेंटिफायर एज इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। सो नॉर्मली हम किसका यूज करते हैं सबसे ज्यादा, लेट का, ठीक है। और अगर जब हमको वैल्यू फिक्स करनी हो तो कॉन्स्ट का यूज करते हैं, वेर का यूज हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं तुम लोगों को थोड़ा सिस्टमेटिक लिख के दे देता हूँ। ये वेर है, कॉन्स्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेट कॉन्स्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं वो तो आ ही गया, ठीक है। अभी तुम लोगों को वो भी बता ही देता हूँ, डेटा टाइप बताया था पहले, फिर जाएंगे इस पे। सो एक अलग फाइल बनाते हैं, डेटा टाइप डॉट जेएस। अब डेटा क्या है, नॉर्मल डेटा, डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन बेसिकली किसी भी यूजर की या किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो लेट से वेरिएबल बनाते हैं नॉर्मली हम, तो हम लेट से ही बनाएंगे हमेशा, ठीक है। तो लेट हमने लिखा, लेट लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम, ठीक है। वेरिएबल का नाम मुझे रखना है प्रोडक्ट नेम, ये मेरे वेरिएबल का नाम है, ठीक है। इक्वल टू, कोट में मैं क्यों लिखूंगा क्योंकि प्रोडक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है ना, मैं रख दूंगा एप्पल बॉटल, ठीक है। अब एप्पल बॉटल पता होगा क्या जावास्क्रिप्ट को, नहीं, कोई लॉजिक बना ही नहीं रहा है, वो तो टेक्स्ट है सिंपल सा। तो जब भी टेक्स्ट रखेंगे कैसे रखेंगे, कोट में रखेंगे,
ठीक है। तो एक तो ये डेटा हो गया हमारा, एप्पल बोतल एक डेटा है जिसको हमने स्टोर कर लिया किसके अंदर, प्रोडक्ट नेम के अंदर। ठीक है, तो जहां पर भी मुझे एप्पल बोतल चाहिए होगा मैं क्या लिख दूंगा, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वेरिएबल मैंने बनाया प्राइस। ठीक है, अब मुझे प्रोडक्ट की प्राइस स्टोर करनी है। प्राइस तो एक नंबर ही होगा। ठीक है, तो नंबर को मैं कोट में तो नहीं लिखूंगा, क्योंकि प्राइस में मुझे ऐड भी करना हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी करना हो सकता है, क्योंकि क्वांटिटी होगी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं रख दूंगा 123.4। कितने की आती है एप्पल की बोतल, 10,000 होती है। ओके, सो 10 के। ठीक है, तो ये हो गई प्राइस। ठीक है, प्राइस जैसे मैं पॉइंट 10 के ठीक है, ये प्राइस है उसकी। देन मुझे स्टोर करना है उसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी उसकी हमारे पास है 10। ठीक है, देन उसके बाद मुझे स्टोर करना है कि अवेलेबिलिटी। तो क्वांटिटी है तो अवेलेबिलिटी होगी, बट फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, 11 क्या आती है, ठीक है, 11 कर देते हैं। लेट अवेलेबिलिटी, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो अवेलेबल है या नहीं है, उसमें और कोई क्वेश्चन होता नहीं है, यस या नो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या स्टोर करेंगे, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो अगर मैंने ट्रू रख दिया मतलब वो अवेलेबल है। और जावास्क्रिप्ट में ट्रू होता है स्मॉल टी वाला। ठीक है, केस सेंसिटिव होती है, आपको जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो स्मॉल में ही लिखने होंगे। ठीक है, और जो कैपिटल होता है उसको कैपिटल में लिखना हो। ओके, सो ट्रू। ठीक है, और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, मुझे बाद में कभी तो मिलेगी, क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो, बताओ कुछ। क्वालिटी, डिस्काउंट। डिस्काउंट अभी फिलहाल फिक्स नहीं है, मुझे जब भी देना होगा, जितना भी देना होगा सेल के अकॉर्डिंग दे देंगे, वैसे देता नहीं है वो, दे देंगे हम, है ना। सो हमको पता नहीं है फिलहाल अभी, तो हम क्या रखेंगे, नल। नल मतलब खाली, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सारे डेटा है, पर क्या ये एक जैसे डेटा है, सब अलग अलग है, तो सबका टाइप भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो ऐसे वाले डेटा को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि सिंगल कोट और डबल कोट में जो भी टेक्स्ट होता है वो होता है स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो डेटा है नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट होता है, बट यहाँ होता है नंबर। जावास्क्रिप्ट में फ्लोट और इंटीजर नंबर कैटेगरी में ही जाता है, दोनों ही। नंबर, नंबर और नाम एक ही होता है, ये टाइप का नाम नंबर ही होता है, नम लिखोगे तो नहीं मिलेंगे मार्क्स, नंबर। ठीक है, और ये जो डेटा टाइप होते हैं कैपिटल होते हैं वैसे। ठीक है, तो ये दोनों नंबर कैटेगरी में जाते हैं। इंटरनली इंटीजर और फ्लोट ही होता है, जब हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसको फ्लोट में ही कन्वर्ट करेंगे, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, बट कैटेगरी दोनों की सेम ही होगी, नंबर। ठीक है, जो भी ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू होती है वो होती है बुलियन। ठीक है, और जो नल होता है वो नल होता है। ठीक है, वैसे बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है, बट अभी के लिए नल। ठीक है, तो ये 5 डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सही, 5 का है, चार। चार, एक और होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है, बट हमको डेटा टाइप अनडिफाइंड रखना है। ठीक है, अनडिफाइंड एक डेटा टाइप होता है। नल का मतलब होता है कि उसका कोई डेटा टाइप ही नहीं है। ठीक है, वो बाद में जब वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा तो अब ये बता दो मुझे फटाफट से कि क्या होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या, ह्यूमन के क्लोज थे वो पाइथन में ऐसे ही बताया था सर। कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय हाँ भैया, और कुछ, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, और कुछ, जनरल
जनरली सर हाई लेवल लैंग्वेजेस इसके कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसपे चलते रहते हैं, जैसे लो लेवल के नहीं होते। लो लेवल के अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। ओके, देखो ऐसे काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे ह्यूमन के पास, ह्यूमन के दूर एंड वो सब होता है, ठीक है। एक मेन जो डिफरेंस होता है वो बता देता हूँ, ठीक है। देखो, कोई भी मशीन अगर है, कोई भी डिवाइस अगर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। क्या क्या? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसे हम देख सकते हैं, यूज नहीं कर सकते। यूज कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हाँ, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? बेसिकली प्रोग्रामिंग, ठीक है। और हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जो फिजिकली लगे हुए हैं इसके अंदर, जैसे कीबोर्ड लगा हुआ है, डिस्प्ले लगी हुई है, ये फ्रेम लगी हुई है, देन इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, रैम लगी हुई है, वो फिजिकली चिप लगी हुई है ना। तो वो जो फिजिकली चीजें हैं वो हार्डवेयर है। और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरा जो ओएस है, जो भी हमको स्क्रीन पर दिखता है, वो पूरा क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो अगर इस डिवाइस में से मैं पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दूं, सॉफ्टवेयर हटा दूं, क्या हार्डवेयर किसी काम का है? नहीं काम का है। स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा तो क्या ही कर लोगे, है ना। अब मैं, सॉफ्टवेयर मैंने रखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है, मैंने हार्डवेयर ही हटा दिया। क्या कुछ कर पाएंगे? बैटरी हटाते ही बंद हो जाएगा। तो फिर प्रोसेसर लगा रहे हैं तो मदरबोर्ड लगा रहे हैं तो कुछ मतलब ही नहीं है ना। सो बेसिकली दोनों को मिलकर ही काम करना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, ठीक है। दोनों के एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा उनका, ठीक है। सो अगर दोनों को मिलकर काम करना है तो दोनों में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। अब एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी कनेक्ट करना पड़ेगा हार्डवेयर से, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी कनेक्ट करना पड़ेगा हार्डवेयर से, ठीक है। अब जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वो हार्डवेयर से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि वो जो होती है वो मशीन्स को ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि वो जो होता है उसमें जो कोड्स होते हैं, बेसिकली वो एक एक चीज हमको लिखकर बतानी होती है। तो मशीन्स को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता उसमें, ठीक है। सारी चीज क्योंकि हम ही लिखकर बता रहे हैं, जैसे सी में काफी सारी चीजें हमको लिखकर बतानी होती है, कि कौन से डेटा टाइप है, क्या है। यहाँ पर हमने डेटा टाइप बताया ही नहीं। यहाँ पर कोट लगा दोगे ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि स्ट्रिंग है। यहाँ पर अगर ये लिख दोगे ऑटोमेटिक समझ जाएगा फ्लोट है या नंबर है। ये लिख दोगे ट्रू फॉल्स, ऑटोमेटिक समझ जाएगा बुलियन है, ठीक है। पर आपको सी में बताना पड़ता है कि आप स्ट्रिंग बना रहे हो, इंटीजर बना रहे हो, फ्लोट बना रहे हो, ये सब बताना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर क्योंकि सारा काम हम ही करके दे रहे हैं, तो मशीन को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। तो वो चीजें मशीन को इजीली समझ में आ जाती है, ठीक है। तो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी फास्ट होती है अगर आप कंपेयर करोगे एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, ठीक है। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई ही इस तरीके से गई कि हमको वो इजी लगे, हमको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। बट वो मेहनत फिर किसको करनी पड़ती है? हार्डवेयर को करनी पड़ती है, ठीक है। सो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो डायरेक्टली समझ में नहीं आती उन लोगों को, उनको एक थर्ड पार्टी चिप के थ्रू होना पड़ता है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायनामिक भी हो सकती है। हाँ, तो देखो, अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, ठीक है, तो एक तो हो गया मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ, दूसरा हो गया कि मैं थर्ड पार्टी के थ्रू जा रहा हूँ। तो जो भी काम मैं डायरेक्ट करूंगा वो फास्ट होगा कंपेरेटिवली, ठीक है। सो बेसिकली एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी फास्ट होती है अगर आप कंपेयर करोगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, ठीक है। क्लियर? ओके। तो ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पर हमको बहुत सारी चीजें बतानी ही नहीं पड़ती कि कौन सी चीज क्या है, वो अपने आप अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है। अब क्योंकि अपने आप अंडरस्टैंड कर रहा है, हम कैसे विश्वास कर ले, है ना। हम तो आज की दुनिया में तो, है ना, विश्वास कर नहीं सकते किसी पे भी। तो हम चेक करेंगे, ठीक है। सो चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है टाइप ऑफ, ठीक है। टाइप ऑफ नाम का एक फंक्शन होता है जिससे आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज चेक कर सकते हो, ठीक है। पाइथन में सिर्फ टाइप होता है उसका नाम, यहाँ पर टाइप ऑफ होता है, सी में भी शायद तक टाइप ऑफ ही होता है। अब मुझे बताओ अफसान, कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट नेम, तो क्या प्रिंट होगा? प्रोडक्ट नेम क्या है? एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या है? एप्पल बॉटल। उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। टाइप फंक्शन क्या बताता है? डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? स्ट्रिंग।
क्या प्रिंट होगा? प्रोडक्ट नेम। ऑनलाइन वालों को भी थोड़ा गेम में लाया जाए, आगे तो चले गए। सो जानवी बताओ क्या प्रिंट होगा? सर स्ट्रिंग। ओके, सो स्ट्रिंग नहीं होगा। ठीक है, देखो ये जो फंक्शन है क्या रिटर्न करता है? डेटा टाइप। ठीक है, तो ये जब रिजॉल्व होगा तो ये यहाँ पर ये पूरा हटा के क्या लिख देगा? स्ट्रिंग लिख देगा। बट स्ट्रिंग अगर यहाँ पे लिखा हुआ भी है तो क्या वो प्रिंट हो जाएगा? कंसोल डॉट। तो ये जो चीज है कहाँ जानी चाहिए? कंसोल डॉट लॉग में जानी चाहिए, तब जाके वो प्रिंट होगा ना। तो टाइप ऑफ यहाँ पे लिख दिया है, सिंटेक्स ही गलत नहीं है, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, बट ये प्रिंट ही नहीं होगा ना। देखो प्रोग्राम रन हुआ है और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि कंसोल डॉट लॉग लिखा ही नहीं है ना। यहाँ पर तभी आउटपुट मिलेगा जब कंसोल डॉट लॉग लिखोगे। तो इस चीज को अब देखो, आउटपुट वाला हमने देखा कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो भी होता है वो प्रिंट हो जाता है। तो हमको क्योंकि टाइप ऑफ प्रोडक्ट नेम प्रिंट करना है तो वो पूरा कहाँ आएगा? कंसोल डॉट लॉग के अंदर। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग, देन यहाँ वो सेम चीज आएगी, तब जाके वो आउटपुट में मिलेगा। डायरेक्ट टाइप ऑफ पे नहीं होगा, टाइप ऑफ टाइप बता देगा बट वो प्रिंट नहीं करेगा ना। प्रिंट वाला काम तो कंसोल को करना पड़ेगा। लॉग में हमने बस डायरेक्ट टाइप ऑफ लिख दिया तो स्ट्रिंग नहीं प्रिंट करेगा, तो हमें कहीं से डिफाइन कर देंगे टाइप ऑफ प्रोडक्ट नेम। क्या? इसके ऊपर टाइप ऑफ प्रोडक्ट नेम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इसको ऊपर लिख दूं ऐसा? हाँ, उसके बाद नीचे टाइप ऑफ लिखो। ये टाइप ऑफ, वो तो फंक्शन है उसके अंदर वैल्यू पास और ये कर दो तो क्या करेगा? तो एरर आएगा, यहाँ पे एरर आ रहा है। पैरामीटर पास पहले बार ये हमने लिखा, ये कम्प्लीटली अलग है। ये हमने लिखा, ये भी कम्प्लीटली अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनली वो सेम जैसा पहले चल रहा था, स्ट्रिंग लिखा हुआ आ जाएगा बट वो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंसोल नहीं लगाया है। यहाँ पर ये प्रिंट होगा बट यहाँ पर ये एरर दे रहा है क्योंकि टाइप ऑफ को यहाँ पर डेटा देना होता है कुछ ना कुछ, नहीं दोगे खाली छोड़ोगे वो एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर मैं प्राइस लिख दूंगा तो अब कंसोल में क्या प्रिंट होगा? प्राइस का डेटा टाइप। ये भी रिजॉल्व होगा बट ये प्रिंट नहीं होगा। तो दोनों कंप्लीटली अलग अलग है। आपको इसको भी प्रिंट करने के लिए कंसोल में लिखना पड़ेगा। तो अभी तो नंबर आना चाहिए, प्राइस का हमने चेक करा है, नंबर। ठीक है, और हमको वो वाला भी चाहिए तो उसको भी कंसोल में लिखना पड़ेगा ना। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ प्रोडक्ट नेम, तो अब दोनों का टाइप हमको पता चल जाएगा, स्ट्रिंग एंड नंबर। ठीक है, ओके। सिमिलरली क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी एंड डिस्काउंट एंड समथिंग। ठीक है, स्ट्रिंग नंबर नंबर बुलियन ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड। अब नल का मैंने बताया था ऑब्जेक्ट आता है बट ये चीज तुमको अभी समझ में नहीं आएगी, ये जब हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ लेंगे तब तुमको समझ में आएगी कि नल एक ऑब्जेक्ट क्यों है। ठीक है, और कुछ लोगों ने सुना होगा कि जावास्क्रिप्ट में जो भी होता है सब ऑब्जेक्ट होता है। सुना है कभी ये चीज? जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में मोस्टली जितनी भी चीजें होती है ना सब ऑब्जेक्ट ही होता है इंटरनली। ठीक है, ऊपर बस सिंटेक्स हमको ऐसे बनाकर दे देते हैं कि हमको पता नहीं चलता कि वो एक ऑब्जेक्ट है, बट होता है इंटरनली। ऑलमोस्ट सारी चीजें ऑब्जेक्ट ही होती है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ये तुम लोगों को तब समझ में आएगा जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ओके, टाइप ऑफ क्लियर है। ठीक है, कैसे टाइप निकालना है वो क्लियर है। ओके, डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? स्ट्रिंग, नंबर, नल, अनडिफाइंड और नल। ठीक है, ओके। तो ये 5 डेटा टाइप हमारे पास होता है। ठीक है, अब वापस इधर आ जाता है। सो वेरिएबल कैसे बनाते हैं हमने सीख लिया, डेटा के टाइप्स हमने देख लिए, डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं वो हमने देख लिया, और आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं ये हमने देख लिया। ठीक है, अभी 3 फंक्शन जो है ये कल करते हैं। ठीक है, क्योंकि आज इतना सब तुम लोगों के लिए हो जाएगा, तुमको आगे वाली फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट बताऊंगा, टाइप कास्टिंग बताऊंगा, वो ज्यादा हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, सो इतना ही रखते हैं आज। अब देखो, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है,
क्योंकि नहीं करोगे इसमें कुछ समझ नहीं आने वाला है, सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर पहला दिन भी तुम्हारा मिस हुआ है, दूसरा दिन भी मिस हुआ है, तो आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अफसान, स्टार्टिंग है, कर सकते हो इसको, है ना? तो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते रहो, कल मैं पूछूंगा सारी चीजें, ये पढ़कर आना। सर वीडियो शेयर करो क्या? हाँ,